हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीएचपी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जो कि सेक में है आपको थर्ड सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। और जितने भी यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स हैं, उनको इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम जो है सिर्फ अब एक दिन के बाद है। एक 1.5 दिन बचा हुआ है सिर्फ एग्जाम में, और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा आप पास हो जाओगे, अच्छे से सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो एंड तक देखना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मेरा खुद भी एग्जाम है, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, जिससे सभी का भला हो सके। तो बिना किसी देरी की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी इज द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेजेस। सिंपल सी बात में इतना समझना है कि पीएचपी एक सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि डायनामिक वेब पेजेस बनाते हैं, इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाते हैं हम लोग। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट स्पीड प्रोसेसर। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, काफी सारे बच्चों को ये भी याद नहीं होता है, मैंने देखा है। तो इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट स्पीड प्रोसेसर। पीएचपी इज अ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू राइट डायनामिकली जनरेटेड वेब पेजेस। पीएचपी वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय Lasmus Lederdorf in 1994. It was initially known as personal homepage. तो PHP जो है सबको पता चल गया आपकी सर्वर साइडेड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको क्रिएट किया था रैसमस ने 1994 में, और इसका पहले जो नाम था वो पर्सनल होम पेज था, लेकिन बाद में इसका चेंज करके एक्रोनिम रख दिया गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए था आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज सेंट टू द वेब ब्राउजर एज अ प्लेन HTML। तो जो भी PHP जो कोड होते हैं वो सर्वर पे ही, सर्वर साइड से ही एग्जीक्यूशन होता है उसका, एंड उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेब ब्राउजर को भेजे जाते हैं, जिससे कि वो HTML प्लेन पेज में शो करता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ, कि जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो आप, सपोज कीजिए गूगल फॉर्म ही फिल कर रहे हो आप, तो उसमें जो भी आप, वो क्या है, एक इंटरेक्टिव वेब पेज है, क्योंकि आप उसमें अपना अपना इनपुट दे रहे हो, फिल कर रहे हो चीजें, और वो फिलिंग कहाँ पे जा रही है, वो फिर जैसे ही सबमिट आप करोगे तो वो सबमिट हो जाता है, एंड वो पीएचपी फाइल में चला जाता है, डेटाबेस, पीएचपी फाइल के थ्रू डेटाबेस में चला जाता है। तो उसी तरह पीएचपी का वही काम है कि इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाना, इनपुट यूजर से लेना, एंड उसको फिर स्टोर करके, और उसको आप MySQL से कनेक्ट करके डेटाबेस में भेजो, या फिर उसका अपना पास पेज क्रिएट करके रखो, जैसे करो वो आपकी मर्जी। तो बस ये कॉन्सेप्ट के लिए था। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PHP। अगर पूछा गया तो आपको इसी हिसाब से देना होगा कि PHP कैन generate more PHP can generate pages and files dynamically. PHP can create, open, read, write and close files on the server. PHP can collect data from a web form such as user information, email, phone number, etc. PHP can send emails to the user of your website. PHP can send the receive cookies to track the visitor of your website. PHP can store, delete, modify information in your database. PHP can restrict unauthorized access to your website. PHP can encrypt the data for safe transmission over the internet. इसको एक बार आप याद कर लेना, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ PHP ओवर द अदर लैंग्वेजेस में भी आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ PHP, तो आप लिख सकते हो इजी टू लर्न है, ओपन सोर्स है, पोर्टेबिलिटी है, फास्ट परफॉर्मेंस है, वास्ट कम्युनिटी है, ठीक है। ये सब चीजें लिख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं PHP का। तो PHP को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टैग से। इसका जो होता है ग्रेटर लेस देन और क्वेश्चन मार्क और PHP, ये टैग होता है ओपनिंग इसका, एंड क्लोजिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। इन दोनों टैग के बीच में हम PHP का कोड लिखते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होता है। एंड ये जो हम लोग है HTML के अंदर कहीं पे भी बॉडी के अंदर PHP को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टैग डाल के PHP का कोड डाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा PHP जो होता है वो, यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी कॉलन से, हर एक स्टेटमेंट PHP का सेमी कॉलन से एंड होता है। तो सेमी कॉलन बिल्कुल लगाना ना भूले किसी भी स्टेटमेंट के बाद। जैसे कि इको के बाद हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया, फिर हमने ये टैग क्लोज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो एम्बेडिंग PHP इन HTML है, ये क्लियर सी फंडा है कि HTML के साथ ही PHP को कंबाइन करके हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं, या फिर जो भी चीजें करते हैं, तो HTML, जावास्क्रिप्ट और भी लैंग्वेज जो है PHP के साथ कंबाइन की जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे HTML की बात की गई है, जो कि हमें बस जानना है, आगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। PHP कमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कमेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि हम एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, उसको सिर्फ समझने के लिए लिखा जाता है, कि जो बंदा कोड पढ़ रहा है वो समझ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम डबल स्लैश इस्तेमाल करके जो यहाँ पे लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट होगा, ठीक है। और इसके जगह पे हम हैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैश सिंबल का भी इस्तेमाल करके हम एक सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, या फिर जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लंबा चौड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, जिसके बारे में
तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट्स डालना होगा, तो उसके लिए स्लैश के बाद स्टार डालो, उसके बाद जो भी 3 4 5 जितने भी लाइन का आपको कहानी लिखना है लिख दो, फिर लास्ट में क्लोज करने के टाइम में स्टार और स्लैश डाल के क्लोज कर दोगे, तो इसके अंदर जो भी कहानी है वो प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपके समझने के लिए होगा सिर्फ। तो ये रहा कमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब आता है केस सेंसिटिविटी इन पीएचपी। केस सेंसिटिविटी मतलब होता है कि अपर केस लोअर केस के बीच में सेंसिटिविटी है वो डिफर करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो वेरिएबल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो डॉलर कलर है, यहाँ पे डॉलर वर्ड जो होता है वो वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कलर स्मॉल केस में लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कलर का जो पहला सी है वो कैपिटल में है, और यहाँ पे टोटल कैपिटल में है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स इन पीएचपी आर केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर आप स्मॉल केस में लिखोगे तो वो अलग ट्रीट किया जाएगा, और कैपिटल में अपर केस में लिखोगे वो अलग ट्रीट किया जाएगा, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब हम लोग पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वेरिएबल इन पीएचपी? वेरिएबल्स इज यूज्ड टू स्टोर डेटा लाइक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा। वेरिएबल्स कैन चेंज ओवर द कोर्स ऑफ ए स्क्रिप्ट। हियर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नो अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस एक आपको कंटेनर होता है जिसमें आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो, फिल कर सकते हो। वो टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर्स होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल के लिए कुछ कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। इन ए पीएचपी ए वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एडिंग ए वैल्यू टू इट। पीएचपी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल टू करेक्ट डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में उसके लिए प्रॉपर डिक्लेरेशन होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, इसमें आपको एक डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करके और जो भी वेरिएबल नेम डालना है डाल करके आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, उसका वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डॉलर var_name इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब डॉलर से स्टार्ट करना है, जो नेम डालना है वेरिएबल का वो डालो, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी डालनी है डालो, और सेमीकोलन डाल के क्लोज करो, आपका वेरिएबल तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्ट किया txt, $txt एक वेरिएबल बनाया और जिसमें हमने डाला हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल बनाया $नंबर इज इक्वल टू 10, और फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है। सेमीकोलन डाल के फिर आगे हम लोग बढ़ गए, और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए इको डाल करके हमने प्रिंट करा दिया इसको, फिर सेमीकोलन डाला, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पे। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने हैं। नेमिंग द कन्वेंशंस ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रूल्स होती हैं, वो ये हैं कि ऑल द वेरिएबल्स इन पीएचपी स्टार्ट विद $साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। मतलब $साइन लगा के हम वेरिएबल बनाते हैं, ऐसे वेरिएबल नहीं बनता है, ठीक है। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो वेरिएबल का नेम स्टार्ट होगा किसी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट द नंबर। कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि 9 8 7 इस तरह से कोई नंबर हुई उससे स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नेम, सिर्फ और सिर्फ लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए वेरिएबल नेम इन पीएचपी कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो वेरिएबल नेम्स में आप सिर्फ ए से जेड तक के जो अल्फाबेट हैं वो, 0 से 9 तक के नंबर हैं वो, या फिर अंडरस्कोर, इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ आप डाल नहीं सकते उसमें। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, और स्पेस भी नहीं डाल सकते, आपको बिल्कुल टाइप करते जाना है विदाउट एनी स्पेसेस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं कि पीएचपी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। वेरिएबल्स तो समझ गए हम लोग कि हम लोग खुद से उसको डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करके, और भी हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया उसको क्या क्या कैसे होता है रूल्स। अब कॉन्स्टेंट्स में आता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट इज अ नेम और एन आइडेंटिफायर फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू। ये एक नेम और आइडेंटिफायर है किसी भी फिक्स्ड वैल्यू का। कॉन्स्टेंट जो है सिर्फ वेरिएबल्स की तरह ही है, बट यहाँ पे चीजें ये है कि आप कॉन्स्टेंट में एक बार जो भी डाल दोगे वो चेंज नहीं कर सकते, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। Constants are very useful for storing data that does not change while scripting and running. Common example of such data include configuration settings such as database name, username, password, website URL, etc. etc. मतलब जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि चेंज नहीं होने वाली है फ्यूचर में, वो परमानेंट चीजें हैं, उसको कांस्टेंट हम लोग कांस्टेंट में डाल करके हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग डिफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो। पीएचपी हमने टैग स्टार्ट किया, फिर हमने एक कमेंट डाल दिया डिफाइनिंग कांस्टेंट, बिकॉज हम डाल रहे हैं कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, और हमने डिफाइन फंक्शन डाला यहाँ पे डिफाइन। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन है ये कांस्टेंट वो बना रहे हैं हम, तो उसका नेम डाल दिया, यहाँ पे जो भी नेम है वो डाल दिया, डबल कोट में डाल दिया। उसके बाद उसका क्या वैल्यू होगा वो डाल दिया। तो जैसे कि यहाँ पे साइट यूआरएल नाम का हमने कांस्टेंट बनाया, और उसमें उसके वैल्यू की जगह पे हमने यहाँ पे उसका लिंक डाल दिया उस साइट का डबल कोट्स में, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। तो हमारे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो गया, और फंक्शन का नाम हो गया साइट यूआरएल। और जब भी आप इसको ओपन करेंगे हम इस फंक्शन को, इस कांस्टेंट को, तो हमारा ये साइट ऐसे ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे इको डाल करके हमने प्रिंट कराया इसे, इको थैंक यू फॉर विजिटिंग, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो कांस्टेंट डाला था इस कांस्टेंट को डाल दिया,
फिर हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे बीच में जो डॉट दिख रहा है उसको कैटेनेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कैटेनेशन का यूज किया जाता है। तो हमने इसको यूज किया यहाँ पे, और हमने इस कांस्टेंट को डाला, फिर सेमीकोलन डाला, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट ये प्रिंट होगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग। जो भी लिंक है वेबसाइट का वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कांस्टेंट का मतलब ये, कांस्टेंट एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। कांस्टेंट जो भी होता है, नेम होता है, आइडेंटिफायर होता है जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है और ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसको कैसे बनाते हैं आप, डिफाइन फंक्शन की हेल्प से, और जो भी कांस्टेंट ब्रैकेट में डाल दो, कांस्टेंट का जो भी नाम, फिर कॉमा डाल के उसका जो भी वैल्यू है डाल करके, फिर उसको क्लोज करके ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कांस्टेंट को नेम कैसे करें, बिकॉज हमने वेरिएबल्स के नेम करने के रूल्स देखे थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट के नेम्स को यहाँ पे बनाने के लिए भी सेम ही रूल है, नेम ऑफ द कांस्टेंट मस्ट फॉलो द सेम रूल्स एज द वेरिएबल नेम। जैसे कि हम वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल नेम्स बनाने के लिए जो जो रूल्स इस्तेमाल की गई थी, सेम वही रूल कांस्टेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि वेरिएबल हम लोग डॉलर से स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम जो भी नेम है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स। इको और प्रिंट स्टेटमेंट से जो भी चीजें हमें डिस्प्ले कराई जाती है, हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउजर में। जैसे कि यहाँ पे द इको स्टेटमेंट कैन आउटपुट वन और मोर स्ट्रिंग्स, बट यहाँ पे डिफरेंस जान लेंगे। इको स्टेटमेंट में हम एक से ज्यादा आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। इन जनरल टर्म्स द इको स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले एनीथिंग दैट कैन बी डिस्प्ले टू द ब्राउजर सच एज स्ट्रिंग्स, नंबर्स, वेरिएबल्स, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंस इको इज ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट नॉट एक्चुअली ए फंक्शन, इको और प्रिंट दोनों ही फंक्शन नहीं है, वो एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। तो इसलिए हम इसको पैरेंथेसिस के साथ भी और उसके बिना भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इको सिंपली डालेंगे या फिर इको ब्रैकेट डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है हाउएवर इफ यू वांट टू पास मोर देन वन पैरामीटर टू इको द पैरामीटर्स मस्ट नॉट बी इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होता है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो आप, इको हेलो वर्ल्ड डाल दिया, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट पे आते हैं आप, ठीक है। यू कैन यूज द प्रिंट स्टेटमेंट्स अल्टरनेटिव टू इको टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द ब्राउजर, लाइक इको इज प्रिंट। जो भी इको और प्रिंट है दोनों से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्रिंट है उसमें क्या होता है, सेम एग्जैक्टली वर्क करता है, बट प्रिंट जो है ओनली आउटपुट वन स्ट्रिंग एंड ऑलवेज रिटर्न्स वन। प्रिंट जो है सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को आउटपुट कर सकता है, जबकि इको में हम कॉमा डाल डाल के बहुत सारी चीजें एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन प्रिंट जो यूज करेंगे स्टेटमेंट, तो इससे सिर्फ एक बार में एक ही स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा पाएंगे। और यहाँ पे जो वैल्यूज है इसकी ऑलवेज वन रिटर्न करती हैं, जबकि इको में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। डेट्स वाई इको स्टेटमेंट कंसिडरली मार्जिनली फास्टर, इसलिए इको जो है थोड़ा फास्टर है और प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि वन है, ठीक है। ऑलवेज वन रिटर्न करता है ये वैल्यू, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब हम लोग पीएचपी में डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा का टाइप क्या है उसको बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो पीएचपी में बहुत टाइप की डेटा टाइप होती हैं, जैसे कि पीएचपी इंटीजर्स, 8 टाइप्स टोटल होते हैं। पीएचपी सपोर्ट्स टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, या फिर उसको फ्लोट बोलो, या फिर उसको डबल भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद बुलियंस, एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्स, नल। ये जो है 8 डेटा टाइप्स हैं जो पीएचपी सपोर्ट्स करता है, एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। पीएचपी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर सबको पता है, इंटीजर और होल नंबर्स विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। इसमें पॉइंट टू एंड कुछ नहीं होता है, ये होल नंबर होता है, और नेगेटिव में भी होता है, जैसे कि -2, -1, फिर 0, 1, 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इंटीजर्स कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस 10 में भी हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल बेस 16 में भी विद प्रीफिक्स ऑफ 0x, एंड ऑक्टाडेसिमल, इसमें ऑक्टल में जिसमें बेस 8 होता है उसमें प्रीफिक्स 0 लगा करके स्टार्ट इसको मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया $a इज इक्वल टू 123। तो 123 क्या है, एक आपको सिंपल सा डेसिमल नंबर है, और यहाँ पे जो है $b वो -123 है, मतलब एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर है यहाँ पे। और $c जो है 0x1a, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, 0x से स्टार्ट हो रहा है तो ये हेक्साडेसिमल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे d जो हमने वेरिएबल बनाया 0123, तो ये ऑक्टल नंबर हो गया बिकॉज 0 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डेटा टाइप्स यहाँ पे एग्जाम्पल समझ गए आप। यहाँ पे वैर डम्प जो है प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और कुछ नहीं है ये, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो कि जिसको हम लोग सिंगल या फिर डबल कोट में डालते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर एवरी कैरेक्टर इज द सेम एज अ बाइट।
स्ट्रिंग्स कैन होल्ड लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स और इट कैन बी लार्ज एज अप टू 2 GB। ठीक है, अब इतना ज़्यादा हमें जानना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हमने एक वेरिएबल बनाया $a इज इक्वल टू, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड डाल दिया सिंगल कोट में, तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हमने प्रिंट करा दिया इको इज इक्वल टू $a डाल करके। ठीक है, BR टैग का यूज करते हैं हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में यूज करते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट बोलो या फिर फ्लोट बोलो या फिर डबल बोलो, 3 नेम है इसके, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर फ्लोट या फिर डबल्स। इसमें क्या होता है, ये डेसिमल्स में होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर इसमें होते हैं, जैसे कि 1.2.3 पॉइंट में होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो पॉइंट में होता है। ठीक है, तो 1.2.3.4 जो भी है, 1.234 ये एक आपका फ्लोट है, या फिर इसको बोलो डबल बोलो या फिर फ्लोटिंग पॉइंट बोलो। ठीक है, उसी तरह 10.2E3 ये आपका हेक्साडेसिमल में आ गया, और 4E-10 जो भी है आपका आ गया। PHP बुलियंस, ये क्या है, बुलियंस जो होती है दो टाइप में आते हैं, इसमें एक होता है ट्रू और फॉल्स, रिटर्न करती है वैल्यूज। ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब 0 होता है। तो बुलियंस आर लाइक स्विच इट एंड इट हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, आइदर 1 ट्रू और 0 फॉल्स। ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, PHP एरेज। एरेज क्या होता है, एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, आता भी है। एरे जो होता है वेरिएबल होता है जो कि एक से ज्यादा वैल्यूज एक टाइम पे स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग एरेज बोलते हैं। इट इज यूजफुल टू एग्रीगेट अ सीरीज ऑफ रिलेटेड आइटम्स टुगेदर, किसी भी बहुत सारी चीजों को एक साथ टुगेदर करने के लिए हम एरेज का इस्तेमाल करते हैं PHP में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, PHP में हमने लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है $colors इज इक्वल टू, हमने एरे बनाना है तो एरे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एरे, एंड उसके ब्रैकेट के अंदर रेड ग्रीन ब्लू जो भी हमें डालना था वैल्यूज डाल दिया हमने, फिर हमने सेमीकोलन डाल दिया, फिर हमने उसे प्रिंट करा लिया, और उसके बाद फिर हमने एक और एरे बनाया। एरे को 2 टाइप से बनाया जाता है, ऐसे लिख करके भी और एक ऐसे एरे डाल करके, फिर आपने रेड इज इक्वल टू इसका कोड डाल दिया, ग्रीन इज इक्वल टू कोड, ब्लू इज इक्वल टू कोड, या फिर जो भी चीज डालने हैं डाल सकते हैं। मतलब कि हम एरे कीवर्ड का यूज करके ब्रैकेट के अंदर या तो सीधे ऐसे बना सकते हैं, या फिर उसका अगर वैल्यू भी असाइन करना है उन चीजों का, तो हम एरे ब्रैकेट के अंदर फिर रेड, फिर जो भी इसका वैल्यू है असाइन कर दिया, फिर ग्रीन जो भी असाइन कर दिया, फिर करके ब्रैकेट बंद करके हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इज अ डेटा टाइप दैट नॉट ओनली अलाउज स्टोरिंग डाटा बट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस दैट डाटा। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बस सिर्फ डाटा को स्टोर करना ही नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और कैसे प्रोसेस करते हैं डाटा उसके लिए भी होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हिच सर्व एज टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस। हम लोग PHP नल के बारे में बात करते हैं। नल जो स्पेशल वेरिएबल है जिसका वैल्यू जो है बिल्कुल एम्प्टी होता है। A variable of type null is a variable without any data, इसमें कोई डेटा नहीं डाल सकते आप। ठीक है, null is the only possible value of type null। ठीक है, जैसे कि a is equal to null, और यहाँ पे कुछ प्रिंट करोगे तो null आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आउटपुट 0, 0 भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर रिसोर्स, PHP रिसोर्स क्या होता है, ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है, इसमें होल्डिंग रेफरेंस टू एक्सटर्नल रिसोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नली हम लोग कुछ रेफरेंस दे करके कुछ करते हैं और होल्ड करते हैं, जैसे कि कुछ डेटा बेसिस और कनेक्शंस के बीच में फाइल हैंडलिंग या फिर उन चीज़ों के लिए रेफरेंस होता है वो देते हैं। तो ये आपको खासा तौर पर ध्यान नहीं रखना है, बस इसको पता, ये बस इतना ध्यान रख लो कि रिसोर्स ये स्पेशल वेरिएबल होल्डिंग ए रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल रिसोर्स। इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला भी नहीं है और ना ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब हम देखेंगे PHP स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसमें लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स सब आते हैं, अर्थमेटिक वैल्यूज भी आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो आता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, डबल कोट के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सिंगल कोटेशंस में भी आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्केप सीक्वेंसेज हैं, जैसे कि /n जो हो उससे न्यू लाइन आ जाता है। ठीक है, /r से कैरियर रिटर्न होता है, /t से टैब कैरेक्टर आता है, $$ से डॉलर साइन आ जाता है, स्लैश डबल कोट से एक डबल कोट आ जाता है, और डबल स्लैश से एक सिंगल स्लैश आ जाता है। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंसेस स्केप सीक्वेंसेस थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैनिपुलेटिंग PHP स्ट्रिंग्स, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें आता है strlen। इसका काम क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को काउंट करना। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, strlen function is used to calculate the number of characters inside a string. It includes the blank spaces। ब्लैंक स्पेसेस को भी ये काउंट कर लेता है। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई str, और उसमें आपने डाल दिया वेलकम टू जो भी दिया गया है वो, और फिर आपने सेमीकोलन डाल दिया। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट करोगे इको strlen फंक्शन का इस्तेमाल करके, और जो भी आपने वेरिएबल डाला था उसका नेम यहाँ पे डाल दोगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 28 आएगा, बिकॉज ये टोटल
जो भी कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस उनको काउंट कर लेता है, ठीक है। अब आता है दूसरा कैरेक्टर जो कि है str वर्ड काउंट। इसका सिंटैक्स होता है str फिर अंडरस्कोर फिर वर्ड फिर अंडरस्कोर फिर काउंट, ठीक है। तो ये काउंट करता है जितने वर्ड्स, स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स होते हैं वो काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक सेंटेंस लिखा, एक स्ट्रिंग डाला ये कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जब भी आप प्रिंट करोगे इको str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट और जो भी आपने बनाया था वेरिएबल उसको डाल दोगे यहाँ पे, तो आउटपुट 9 दे देगा आपको, ठीक है। मतलब ये वर्ड्स को काउंट करता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। रिप्लेसिंग टेक्स्ट विद इन स्ट्रिंग्स। अब अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो उसके लिए str अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और यहाँ पे आपने वेरिएबल जो है बना दिया जिसमें आपने लिखा इफ द फैक्ट्स डू नॉट फिट द थ्योरी चेंज द फैक्ट्स, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा आपने, फिर आपको इसमें चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, आप इको str रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और ब्रैकेट के अंदर डालोगे, आपको फैक्ट्स को चेंज करना है, ठीक है। तो फैक्ट्स को इन्वर्टेड कॉमा में डालोगे, यहाँ पे कॉमा फिर डालोगे और फैक्ट्स की जगह पे क्या आपको डालना है, ट्रूथ डालना है। तो फिर आपने ट्रूथ डाला फिर कॉमा डालोगे आप, और ये चेंज किस में करना है, तो जो आपने वेरिएबल बनाया था ये माई str इसमें, फिर आपने उस वेरिएबल का नेम डाल दिया फिर ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे सेमीकोलन डाल के फिर इसको क्लोज करोगे तो ये आउटपुट का आ जाएगा आपको, ये फैक्ट की जगह पे ट्रूथ आ जाएगा। तो इफ द ट्रूथ डू नॉट फिट द थ्योरी चेंज द ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां फैक्ट था वहां वहां ट्रूथ आ गया। तो सिंपल सा सिंटैक्स है कि str रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे, जो वर्ड चेंज करना होगा उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, फिर उस वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड न्यू वर्ड जो डालना है उसकी जगह पे उस वर्ड को डालेंगे, फिर कॉमा डाल के, और किस में चेंज करना है, जो हमने एक वेरिएबल बनाया था उसमें चेंज करना है तो उस वेरिएबल का नेम डालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर सेमीकोलन। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर लोगे। ये इसलिए बता रहा हूँ इतना जोर दे करके बिकॉज ये आ सकता है str रिप्लेस, str वर्ड काउंट और strlen, ये सब फंक्शन जो है स्ट्रिंग वाले आ सकते हैं। स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। str रिप्लेस तो हो गया हमारा, ठीक है। अब रिवर्सिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ सकता है जिसका कोड आपको सिंटेक्स है strrev, ठीक है, जो कि रिवर्स कर देता है। जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बना दिया जिसमें आपने लिखा यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। अब इसको हमें रिवर्स करना है तो आपने इको strref फंक्शन लगा करके और जो स्ट्रिंग आपने बनाया था उसका नाम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये आउटपुट कैसे देगा, अब ये देखो कैसे आउटपुट दे रहा है, ये पूरा रिवर्स कर दे रहा है, ठीक है, जो कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस हिसाब से रिवर्स करा सकते हो आप कुछ भी। अब हम देखेंगे PHP ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट टेल्स द PHP प्रोसेसर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। तो कुछ काम कर सके तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ ऑपरेशन कर सके। एग्जांपल एडिशन हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो PHP में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है PHP अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आपको प्लस माइनस, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ये होते हैं। प्लस एडिशन देख सकते हो साइन इसका आप, और यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स हैं $x और $y, उन दोनों को प्लस करेंगे हम, बीच में प्लस प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो वो दोनों का सम हो हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसी तरह सब्सट्रैक्शन का है, डिफरेंस बता देगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा। ये डिवीजन ऑपरेटर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके डिवीजन का कोशेंट बता देगा आपको। दो जैसे कि x और y के बीच में हम ये डिवीजन डाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच को डिवाइड करके जो कोशेंट होता है वो बता देगा। और मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे आप तो यहाँ पे जो डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा वो बता देगा आपको, ठीक है। याद, बहुत ध्यान से याद रखना है इन ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट ऑपरेटर आपको आता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने $x को 10 माना, एक वेरिएबल $x बनाया जिसका वैल्यू 10 है और $y 4। अब हमने सारे ऑपरेटर्स को लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए उसका आउटपुट देखिए, 10 + 4 क्या होता है, 14 होता है। माइनस लगाया तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई 40 हो गया। अब इस दोनों को डिवाइड किया तो उसका क्वोशिएंट 2.5 आएगा, और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगाया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अब आता है PHP असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है वैल्यू को असाइन करना। तो यहाँ जो इज इक्वल टू का साइन देख रहे हो आप, इसका मतलब इज इक्वल टू नहीं होता है, असाइन होता है, ठीक है। जैसे कि $x इज इक्वल टू $y है, इसका मतलब x और x जो है y को अपना, y जो है x को अपना वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह प्लस इज इक्वल टू है, इसका मतलब होता है ऐड एंड असाइन, मतलब एडिशन होगा पहले उसके बाद वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इज इक्वल टू का सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, और मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू का मल्टीप्लाई एंड असाइन, और फिर जो डिवाइड एंड इज इक्वल टू है डिवाइड एंड असाइन क्वोशिएंट। फिर इसी तरह मॉडुलस वाला है तो डिवाइड एंड असाइन मॉडुलस।
इस हिसाब से ये हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए आप, जैसे कि आपने वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू $10, ठीक है। उसके बाद आपने x इज इक्वल टू ले लिया यहाँ पे, फिर इसी को प्रिंट करा दिया तो आउटपुट तो 10 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे $x इज इक्वल टू 20 ले लिया आपने, और यहाँ पे $x प्लस इज इक्वल टू 30 लिख दिया यहाँ पे। तो इसके बाद आप $x को प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 और 30 प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है ऐड एंड असाइन, मतलब ऐड और फिर असाइन करना है। तो इन दोनों को ऐड करके और फिर असाइन कर दिया $x में, मतलब कि 20 प्लस 30 इज इक्वल टू टोटल 50 हो गया। फिर आपने माइनस वाला लगा दिया ऑपरेटर, तो फिर उसको मैं माइनस कर देगा। इसी तरह से ये सारे आप ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं PHP कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को कंपैरिजन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आता है इक्वल। इक्वल का मतलब दो इक्वल टू साइन लगाओगे तब यहाँ पे इक्वल का मतलब वैलिड होता है, ठीक है। तो $x डबल इक्वल टू यहाँ पे साइन लगाओगे तो मतलब हो गया कि इक्वल है y के, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रिपल इक्वल का साइन है मतलब आइडेंटिकल है, मतलब कि $x और $y के बीच में ट्रिपल इज इक्वल टू लगा है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है और ट्रू रिटर्न करेगा, सेम टाइप का है। फिर नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे होता है एक्सक्लामेशन और इज इक्वल टू, ठीक है। फिर एक और साइन होता है नॉट इक्वल का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसी एंगुलर ब्रैकेट्स। फिर नॉट आइडेंटिकल का ये होता है एक्सक्लामेशन और 2 बार इक्वल का साइन। फिर ये ग्रेटर, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे कि आपने $x कोई वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू 25 डाल दिया, फिर $y एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू 35 डाल दिया, और $z नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको आपने डबल कोट में 25 डाला, ठीक है। और फिर आप जितना अभी पढ़े हैं ऑपरेटर असाइनमेंट वाला, उन सबको आपने लगाना स्टार्ट कर दिया। वैर डंप जो है प्रिंट कराने के लिए होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे $x डबल इज इक्वल टू $z लगा दिया, तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज x 25 है और z तो स्ट्रिंग में 25 है। तो डबल इज इक्वल टू का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था कि डबल इज इक्वल टू मतलब होता है इक्वल। तो 25 और ये 25 इक्वल है तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। लेकिन वही आप अगर आप यहाँ पे $x ट्रिपल इज इक्वल टू लगा दोगे तो ये फॉल्स दे रहा है। मतलब ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है, आइडेंटिकल। देख सकते हो यहाँ पे आप, ये डबल इज इक्वल टू का मतलब इक्वल होता है, ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब आइडेंटिकल होता है। तो आइडेंटिकल में बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए, टाइप भी मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई टाइप मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 25 जो है ये नंबर के फॉर्म में है, इंटीजर के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, बिकॉज डबल कोट्स लगा हुआ है। तो इस दोनों 25-25 तो है, बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज आइडेंटिकल में टाइप भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया गया। और वहीं सिर्फ इज इक्वल टू वाले में था वो ट्रू रिटर्न कर दिया, बिकॉज उसको सिर्फ ये मतलब है, ये जो 25 है इससे मतलब है ये किस टाइप का डेटा है, ये मतलब नहीं रखता है, ये जो इक्वल वाला ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इक्वल वाला ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। और नॉट इक्वल वाला तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे, जैसे कि $x नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पे $x और y तो बिल्कुल नहीं इक्वल है भाई, 25 और 35 तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे $x इज नॉट आइडेंटिकल टू $z, तो बिल्कुल सही बात है, x और z तो आइडेंटिकल नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये बात सही लिखी गई है स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से आप इनको भी देख सकते हो, बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ेंगे, PHP इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग उसको। अगर पहले प्लस प्लस साइन है उसके बाद $x है तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, मतलब कि वो पहले जोड़ देगा उसके बाद जो भी रिजल्ट है प्रिंट कर देगा। अगर $x के बाद प्लस प्लस का साइन लगा है तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब कि पहले तो वो रिटर्न जो है तो $x करेगा, उसके बाद वो जोड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह माइनस पहले लगा है $x से तो प्री डिक्रीमेंट हो गया, मतलब कि जो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट वो डायरेक्टली आपको माइनस करते हुए करेगा। लेकिन अगर आप $x के बाद माइनस लगा रहे हो तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, मतलब कि पहले तो एक बार वो रिटर्न करेगा नॉर्मल $x की वैल्यू, उसके बाद आपको डिक्रीज करके करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि आपने $x नाम का एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, सॉरी, और उसका वैल्यू 10 डाल दिया, ठीक है। और आपने इको मतलब प्रिंट कराया यहाँ पे प्लस प्लस $x, मतलब प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका 11, ठीक है। लेकिन वही अगर आप $x डाल करके और यहाँ पे x प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट वाला लगाओगे तो पहले 10 आएगा, फिर जब x प्रिंट करोगे तो 11 आएगा, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे
माइनस वाले में भी है, अगर $-10 है, $x=10 है और प्री डिक्रीमेंट लगाओगे तो आउटपुट 9 आ जाएगा प्रिंट करने पर। लेकिन जब फिर आप उसको पोस्ट डिक्रीमेंट डालोगे तो पहले तो 10 ही रहेगा, फिर दोबारा $1 को प्रिंट करोगे तो वो 9 होगा वो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। अब लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, बिल्कुल आसान है, एंड और XOR एंड फिर वही सब कहानी है, जिसमें एंड जो होता है अगर दोनों ही x और y दो वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू दोनों ही अगर सही है तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में से कोई एक सही है तो और होगा, और एक्स और जो होता है कि दोनों में से कोई एक सही हो लेकिन दोनों सही नहीं हो, ठीक है। उसी तरह एंड है तो इसमें सेम होगा, जिसमें कि दोनों ही अगर सही होगा तो एंड लगेगा। एंड सिंबल है लेकिन नाम है एंड। फिर यहाँ पे पैरेलल लाइन जैसा सिंबल है बट इसका नाम है आपको और यहाँ पे अगर इस दोनों में से कोई एक सही होगा तो और हो जाएगा। और ये एक्सक्लामेशन है वो नॉट के लिए, मतलब अगर $x ट्रू नहीं है तो नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम लोग PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर को देखेंगे। इसमें क्या होता है, दो ऑपरेटर्स आते हैं, कॉनकैटिनेशन और कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट। कॉनकैटिनेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें स्ट्रिंग 1 है, फिर यहाँ पे हमने डॉट लगाया, फिर स्ट्रिंग 2 डाला हमने, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में फिर ये जो असाइनमेंट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग 2 की वैल्यू है वो स्ट्रिंग 1 में डाल देगा ज्वाइन करके, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप, जैसे कि यहाँ पे $x हेलो है और $y जो है वर्ल्ड है, तो हमने इको $x.$y डाला तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पे हमने $x.=$y डाला और तब फिर हमने $x प्रिंट किया तो वो हेलो वर्ल्ड हमारा x में ही आ गया, जबकि पहले हमारा सिर्फ x में हेलो था, अब हम x प्रिंट कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे $x.=$y डाल दिया, मतलब जो y की वैल्यू थी वो भी अब x में ही आ गई, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब PHP एरे ऑपरेटर समझते हैं। एरे ऑपरेटर्स में आपको यूनियन, इक्वलिटी, आइडेंटिटी, इनइक्वलिटी और नॉन आइडेंटिटी जैसे आते हैं ऑपरेटर्स। यूनियन के लिए प्लस का सिंबल हो गया आपका, इसमें यूनियन कर देते हैं मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। $= साइन इक्वालिटी के लिए होता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ठीक है। ट्रिपल इक्वल जो होता है आइडेंटिटी के लिए होता है, इसमें सेम वैल्यू के साथ सेम डेटा टाइप भी होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्वल होगा। और इनइक्वलिटी के लिए एक्सक्लामेशन और = का साइन है, और इनइक्वलिटी जो है इसके लिए एक और साइन है जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स है इस तरह, और नॉन आइडेंटिटी के लिए एक्सक्लामेशन और $, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, समझ जाएंगे आप, आसान है काफ़ी। एरे हमने एक बनाया जिसमें हमने ए का रेड से डाल दिया, बी जो है ग्रीन, सी ब्लू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जेड जो डाल रहे हैं वो x+y, यहाँ पे y में भी एक एरो बना रहे हैं, हम एरे बना रहे हैं, और हमने फिर यूनियन करना है इसका। जेड जो है बना लिया, इसका यूनियन कर दिया x+y, ठीक है, $x+$y। अब हमें $z प्रिंट करना है, ठीक है। तो जो इसका यूनियन होगा वो प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पे वैर डम $x, यहाँ पे $= मतलब इक्वल y, तो क्या x और y इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पे रेड है, यहाँ येलो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फॉल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे क्या नॉट इक्वल का हमने सिंबल लगाया तो ट्रू आ गया, बिकॉज ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हमने नॉट लगाया तो सही हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे नॉट लगाया तो सही है, ठीक है। तो आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे PHP में इफ इल्स स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, इसमें कंडीशंस के हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, इफ इल्स स्टेटमेंट है, और इफ इल्स और एक स्विच केस स्टेटमेंट है, ठीक है। इन चारों को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, ठीक है। जैसे कि हमने डाल दिया एक वेरिएबल बना है d, ठीक है। यहाँ पे इसका सिंटेक्स ये होता है इफ, और उसके बाद अंदर ब्रैकेट में कंडीशन डालते हैं, फिर एक ब्रैकेट में हम लोग जो कोड एग्जीक्यूट करना होता है वो डालते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल d बनाया और उसका हमने वैल्यू डाल दिया डेट, मतलब टुडेज डेट, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये कंडीशन डाला इफ $d Friday, देन हमने ब्रैकेट में डाल दिया कि हमें जो प्रिंट करना है इको हैव ए नाइस वीकेंड, मतलब हमने ये हो गया, इसका कहने का मतलब ये एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डेट डाल दिया, डेट से करेंट डेट आता है, और हमने डाल दिया कि इफ d Friday, अगर डेट फ्राइडे होता है तो आपको प्रिंट करना है हैव ए नाइस वीकेंड, इको हैव ए नाइस वीकेंड, ठीक है। तो अगर आज का डेट फ्राइडे होगा
तो बिल्कुल कंप्यूटर में अगर आज का डेट फ्राइडे हमारा बता रहा है तो ये प्रिंट कर देगा हैव ए नाइस वीकेंड, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। अब आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या होता है, दो कंडीशंस देखी जाती हैं, ठीक है। इफ कंडीशन, इफ डालोगे उसके बाद कंडीशन डालोगे, उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो डालेंगे, उसके बाद एल्स डालेंगे, फिर जो वो कोड डालेंगे जिससे कि फॉल्स हो जाए, आई मीन जो पहला कंडीशन है वो फॉल्स है तो एल्स वाले कंडीशंस में ये चल जाए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि PHP हमने फिर लिखा, फिर यहाँ पे $d डाल के एक वेरिएबल बनाया जिसमें डेट डाल दिया जो कि करंट डेट हमें बताएगा। तो हमने लिखा इफ और कंडीशन लगा दिया कि $d जो है फ्राइडे है, तो क्या प्रिंट करे, इको हैव ए नाइस वीकेंड। और इल्स डाल के अगर ये सही नहीं है तो क्या प्रिंट करे, हैव ए नाइस डे। तो ऊपर वाले में हैव ए नाइस वीकेंड, नीचे वाले में हैव ए नाइस डे। मतलब हमने इफ डाल करके जो कंडीशन डाला कि अगर डेट फ्राइडे होता है तो प्रिंट करे हैव ए नाइस वीकेंड, अदरवाइज मतलब इल्स डाल दिया यहाँ पे। और अगर ये सही नहीं होगा कंडीशन तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है इल्स के अंदर में जो हमने डाला है इको हैव ए नाइस डे, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आज फ्राइडे नहीं है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हैव ए नाइस डे प्रिंट होगा। और अगर आज फ्राइडे होता तो ये प्रिंट होता हैव ए नाइस वीकेंड, ठीक है। अब आता है मतलब इसमें दो कंडीशंस आराम से आ जाती हैं इफ एल्स में कि पहला कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए हमने दूसरा एल्स वाले के अंदर हम जो भी डालेंगे कोड वो एग्जीक्यूट होगा। और सिर्फ एल्स में क्या था कि सिर्फ एक ही कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू आएगी, अदरवाइज कुछ दूसरा हम नहीं डाल सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं प्रिंट करा सकते हैं। अब आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें तीन कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला कंडीशन हो गया इफ d इज इक्वल टू फ्राइडे तो इको कर दो हैव ए नाइस वीकेंड। इल्स इफ d इज संडे, अगर फ्राइडे नहीं तो अगर दूसरा हमने कंडीशन डाला कि संडे है तो कर दो हैव ए नाइस संडे। फिर हमने लास्ट में इल्स डाला कि अगर संडे भी नहीं है भाई तो क्या होगा, हैव ए नाइस डे। तो ये तीन कंडीशन इसमें लग जाती हैं और सिंटेक्स बिल्कुल आसान है, देख सकते हो। एक वेरिएबल बना लो आप, जो भी डालना है इसमें डाल दो कंडीशंस, आई मीन जो भी चीज़ डालनी है वो डाल करके फिर इफ डालो, इफ स्टेटमेंट लिखो और उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल आपने किया था असाइन वो डाल दो और उसमें जो कंडीशन डालना है लगा दो और जो प्रिंट होना चाहिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो प्रिंट के लिए डाल दो आप इको करके यहाँ पे। फिर एल्स इफ डालो, इसमें ब्रैकेट के अंदर इसकी कंडीशन डाल दो और इसके प्रिंट क्या कराना है इस कंडीशन को ट्रू होने पे ये डाल दो। उसके बाद तीसरा कंडीशन है एल्स, इसमें फिर आप जो डालना है डाल दो कि अगर कोई दोनों में से नहीं होगा तो इसमें क्या प्रिंट होगा वो ये हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली जाती है, कंडीशन सिर्फ ऊपर दोनों वाले में होता है, ठीक है। और ये होता है लास्ट की, अगर उस दोनों में से कोई सही नहीं हुआ तो अगर ये सही होगा तो इसमें इको करेंगे, मतलब इसका प्रिंट करवा सकते हैं। अब आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर प्रोवाइड शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ये भी उसी का काम करता है बट छोटे कोड में ये काम हो जाएगा। जैसे कि कैसे होगा, PHP हमने लिखा, जो भी हमने वेरिएबल बनाया एज इज लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18 इको चाइल्ड एल्स इको एडल्ट। तो हमने ये इफ एल्स वाला स्टेटमेंट अभी इस्तेमाल किया है जिसमें हम ऐसे लिखेंगे, अगर एक सिनेरियो बनाना है तो लिखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, इफ हमारा कंडीशन है एज जो है लेस देन 16 है तो इको कर दो चाइल्ड, एल्स इको कर दो एडल्ट। मतलब अगर नहीं है तो भाई एडल्ट इको हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर टर्नरी ऑपरेटर से करना होगा तो कैसे करेंगे, बिल्कुल एक लाइन के कोड में करेंगे। यहाँ पे PHP, फिर डायरेक्टली हम लिखेंगे इको और यहाँ पे एज जो वेरिएबल है एज लिख देंगे, कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे लेस देन 18, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर का क्या सिंटेक्स है, क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे। और फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम यहाँ लिखेंगे चाइल्ड, फिर कोलोन लगाकर यहाँ लिखेंगे एडल्ट और फिर सेमी कोलोन लगा के बंद कर देंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर का यही सिंटेक्स है कि पहले आप जो भी आपको इको करो और जो भी आपको वेरिएबल है वो लिखो यहाँ पे, उसका कंडीशन लगा दो और वो अगर कंडीशन सही होता है तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के और वो सही वाली चीज़ें लिख देनी है कि वो सही होगा तो ये प्रिंट होगा। फिर कोलोन लगा के और वो वर्ड लिखना है जो अगर वो नहीं सही हो तो क्या प्रिंट हो। तो यहाँ पे एडल्ट लिख दिया कि अगर चाइल्ड नहीं होगा तो एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। तो चूंकि हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे एज जो है 18 से कम है तो चिल्ड्रन प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी एज वेरिएबल उसको डिफाइन करके उसमें डाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं और जो भी आंसर आएगा रिपोर्ट। तो सिंपल सा सिंटेक्स समझ गए आप, काफ़ी आसान है। इफ एल्स के जगह पे टर्नरी ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के वो चीज़ें डालनी होती हैं, वो वर्ड डालना होता है जो कि कंडीशन सही होने पे ट्रू हो और उसके बाद
कोलोन लगा करके वो वर्ड डालना होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा, वो चीज, ठीक है। अब आता है पीएचपी स्विच केस स्टेटमेंट्स। ये भी वही काम करता है जो एल्स वाला कर रहा था हमारा, बट यहाँ पे क्या है कि इसका आप देख सकते हो कि द स्विच केस स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स का तो टर्नरी था, और एक इफ इल्स जो था उसका अल्टरनेट है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है, स्विच हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स डालना है डालेंगे, और उसमें केस लगाते चले जाएंगे, ठीक है। जितने भी केस डालने हैं अपने उतने केस बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि 2 केस बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे केस, पहला केस लिखेंगे, फिर जो हमें उसकी कंडीशंस डालनी है वो डाल करके फिर कोड जो एग्जीक्यूट कराना है वो डाल देंगे, फिर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे कि कोड ब्रेक हो जाए अगर वो कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो। उसके बाद फिर केस दूसरा बनाएंगे, उसकी कंडीशंस डाल के उसमें क्या कोड लिखना है, क्या प्रिंट करना है वो डालेंगे, फिर ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में डिफॉल्ट डाल देंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तो समझ जाओगे आप, जैसे कि हमने लिखा टुडे इज इक्वल टू डेट, आज का जो डेट के लिए हम ये डेट कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज करने के लिए स्विच डाल दिया, और हमने जो वेरिएबल बनाया था टुडे उसको डाल दिया। अब उसके अंदर हम केस बनाते चले जाएंगे। पहला केस है मंडे, केस मंडे को हमने डॉटेड में डाला और फिर यहाँ पे कोलोन डाल दिया। अब इस अगर ये केस ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होगा वो हम डालेंगे यहाँ पे इको जो भी है, टुडे इज मंडे क्लीन योर हाउस। फिर इसको क्लोज किया, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया यहाँ पे, फिर दूसरा केस बनाया ट्यूसडे, और फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा अगर ट्यूसडे हुआ तो टुडे इज ट्यूसडे बाई सम फूड, फिर ब्रेक कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे केसेस बनाते जाएंगे। लास्ट में लिखेंगे डिफॉल्ट और ईगो लिखेंगे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दैट डे, फिर ब्रेक कर देंगे। और मतलब डिफॉल्ट डाल करके हम ये दिखे कि इन सब केसेस में से भी अगर कोई ट्रू नहीं होता है तो हम क्या डालेंगे, तो वो डिफॉल्ट सेक्शन डाल करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आज अगर संडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा कि टुडे इज संडे डू सम रेस्ट, ठीक है, ऐसा प्रिंट हो जाएगा ये। अब हम लोग पीएचपी एरेज पढ़ते हैं। पीएचपी एरेज क्या होता है, एरेज आर द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दैट अलाउ अस टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है एरेज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कलर 1 इज इक्वल टू रेड, कलर 2 रेड, कलर 3 रेड, 3 वेरिएबल्स बना लिया हमने। अब यहाँ पे और आगे चल के हम देखेंगे कैसे करते हैं उसको। तो टाइप्स ऑफ एरेज में क्या होता है, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, एन एरे विथ न्यूमेरिक की, इसमें न्यूमेरिक की होती है, मतलब नंबर के फॉर्म में होता है की इसका। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, एन एरे वेयर ईच की हैज इट्स स्पेसिफिक ओन वैल्यू। हम लोग हर एक एरे का अपने हिसाब से वैल्यू स्पेसिफिक दे सकते हैं, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल एरे में होता है एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरे विद इन इटसेल्फ, ठीक है। एक एरे के अंदर एरे हो जाएगा वो मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, इंडेक्स्ड एरे और द न्यूमेरिक एरे स्टोर्स ईच एरे एलिमेंट विथ न्यूमेरिक इंडेक्स। जैसा कि आपको पता है कि एरे के अंदर इंडेक्सेस बनती हैं, तो यहाँ पे हमने एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू एरे बनाना है हमें, तो एरे लिखा हमने कीवर्ड और रेड ग्रीन ब्लू डाल दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स एरे का। तो कलर 0 टाइप करोगे आप यहाँ पे तो रेड आ जाएगा, कलर 1 जो है ग्रीन है, कलर 2 ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, इन एन इंडेक्स्ड और न्यूमेरिक एरे द इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली असाइन्ड एंड स्टार्ट विद 0 एंड द वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप। ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेक्स इसका डिफाइन हो गया, और जो यही जो नंबर्स के फॉर्म में है 0 1 2, इसलिए इसको न्यूमेरिक बोला जाता है और न्यूमेरिक एरे बोला जाता है या फिर इंडेक्स्ड एरे, ठीक है। अब एसोसिएटिव एरे क्या होता है, एन एरे कीज असाइंड टू द वैल्यूज कैन बी आर्बिट्ररी एंड यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग। इसमें हम खुद से कुछ भी स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं कि, जैसे कि हमने लिखा एज इज इक्वल टू एरे बना रहे हैं, एरे लिखा हमने, फिर हमने यहाँ पे पीटर और यहाँ पे जो भी है 22 डाल दिया, क्लार्क 32, जॉन 28, मतलब अपने मन से हमने अपने हिसाब से कीज को डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जब भी पीटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एजेस सॉरी राइट करेंगे एजेस, और यहाँ पे हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में पीटर डालेंगे तो 22 आ जाएगा हमारा, ठीक है। बिकॉज हमने पीटर जो है ये कीज जो है हमने खुद ही बना दी, ठीक है। और इसका वैल्यू जो हमने 12 22 दे रखा था, तो हमने यहाँ पे खुद से स्पेसिफिकली कीज को बनाया, तो यहाँ पे इसलिए ये एसोसिएटिव इंडेक्स होता है, एसोसिएटिव एरेज होता है, जिसमें कीज इंडेक्स जो होते हैं हम लोग खुद से यूजर डिफाइंड होती हैं।
मल्टी डायमेंशनल एरेज में क्या होता है, इन विच ईच एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एन एरे एंड ईच एलिमेंट इन द सब एरे, मतलब एक के अंदर एक होता है। जैसे कि आपने बनाया कॉन्टेक्ट्स वेरिएबल और उसमें उसको आपको एरे बनाना है यहाँ पे, तो एरे और फिर ब्रैकेट में दे दिया और फिर इसके अंदर एक एरे लिखा और फिर हमने लिखा नेम, और नेम में जो भी नेम डालना है उसकी वैल्यू नेम में डाल दी हमने, ईमेल और ईमेल की जो वैल्यू है वो डाल दी हमने। इसी तरह से हम कॉमा डाल के फिर एरे, फिर हमने नेम डाला, फिर कॉमा डाल के फिर एरे, मतलब एक पहले वाले एरे के अंदर 3 एरेज डाल दी हमने, ठीक है। और उसके अंदर उसकी नेम और वैल्यूज जो भी कीज और वैल्यूज जो भी हमने डाल दी। तो इससे क्या होगा कि वो जब भी आप प्रिंट करोगे तो पीटर पार्कर, तो उसका ईमेल आ जाएगा सामने, क्लार्क केंट का उसका ईमेल आ जाएगा सामने। तो इस टाइप से आप एरे के अंडर एरे डाल रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्यूइंग एरे स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, एरे के स्ट्रक्चर और वैल्यूज को देखने के लिए प्रिंट आर या फिर वैर डंप जो है फंक्शंस, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने एक एरे बनाया, सिटीज एरे लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, और यहाँ पे हमें इसको देखना है कि कैसे इसके इंडेक्सेस हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो हम प्रिंट आर फंक्शन जो है यहाँ पे ये डालेंगे और इसके अंदर जो हमने एरे बनाया था वो डाल देंगे। तो हमारा ऐसे आउटपुट में आ जाएगा एरे 0 लंदन 1 पेरिस 2 न्यूयॉर्क ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो जाएगा, वैर डंप से भी सेम आ जाएगा आपको, ठीक है। अब वो एरे सॉर्टिंग, पीएचपी एरे सॉर्टिंग, मतलब एरे को कैसे सॉर्ट करना है उसके लिए भी बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना है, सिलेबस में भी है हमारे। तो इंडेक्स्ड एरे जिसकी न्यूमेरिक इंडेक्स होती है उसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट ये जो फंक्शन दिख रहे हैं आप इससे करेंगे, एंड आर सॉर्ट, ये दोनों फंक्शंस हैं। एसोसिएटिव एरेज को वैल्यू के थ्रू अगर सॉर्ट करना है तो ए सॉर्ट और ए आर सॉर्ट यूज करेंगे, और एसोसिएटिव एरेज को ही अगर की के थ्रू सॉर्ट करना है तो के सॉर्ट और के आर सॉर्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे सॉर्ट है ये असेंडिंग में होगा और आर सॉर्ट जो है डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा इंडेक्स्ड एरे को। एसोसिएटिव एरे को अगर वैल्यू से सॉर्ट कर रहे हैं तो ए सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे तो असेंडिंग में हो जाएगा, और ए आर सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे तो डिसेंडिंग में वो वैल्यूज को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। और वही एसोसिएटिव एरे को अगर की से हमें सॉर्ट करना है तो के सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, और के आर सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले सॉर्ट करना है इंडेक्स्ड एरे को जिसका न्यूमेरिक इंडेक्स होता है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने कलर्स इज इक्वल टू एरे रेड ग्रीन ब्लू, मतलब हमने एक एरे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सॉर्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो भी हमने बनाया था उसको डाल देंगे नेम, और यहाँ पे प्रिंट आर जो है अभी हमने पढ़ा प्रिंट आर के बारे में, तो प्रिंट आर फंक्शन इस्तेमाल करके फिर इसको जो भी नेम है इसका एरे का वो डाल देंगे। तो ये प्रिंट आर जो है हमारा डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और हम ध्यान रखिए इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करेगा और इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो 0 1 2 3 यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड येलो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्लू ग्रीन रेड येलो आ रहा है। तो आप सोच रहे हो कि ये आ कैसे रहा है, तो बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अल्फाबेटिकल है, यहाँ तो बी पहले आता है, फिर जी आता है, फिर आर आता है, फिर येलो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर न्यूमेरिक होता तो 1 2 3 में जो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देता उसको सॉर्ट कर देता। जैसे कि यहाँ पे 1 2 2.5 है, यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर का भी एग्जांपल है, तो इसको देख लीजिए। तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 1 फिर 2 फिर 2.5 फिर 4 फिर 7 फिर 10, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब हम इंडेक्स्ड एरेज को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आर सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे फंक्शन, और आर सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे फंक्शन, और फिर हम ऐसे प्रिंट आर करके करा देंगे। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा जिसमें सबसे पहले येलो फिर रेड फिर ग्रीन फिर ब्लू आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम इस नंबर वाले को भी करेंगे आर सॉर्ट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ जाएगा, सबसे पहले 10 आएगा फिर 7 फिर 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर वही हमें सॉर्ट करना है किसी आई मीन एसोसिएटिव एरो को असेंडिंग में सॉर्ट करना है, एसोसिएटिव एरो को असेंडिंग में सॉर्ट करना है, और वो भी बाय वैल्यू से। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि पीटर इज इक्वल टू 20 है यहाँ पे, तो पीटर जो है वो आपका क्या हो गया, की हो गया, और 20 हो गया वो वैल्यू हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे जो सॉर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू से सॉर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब 20 14 45 35 ये जो चीजें हैं, ये जो वैल्यूज हैं इनकी, उस वैल्यू से हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं इस ऑर्डर को असेंडिंग में। तो हम यहाँ जो हमारा जो फंक्शन होगा वो ए सॉर्ट इस्तेमाल होगा, ए सॉर्ट, ठीक है।
तो ए सॉर्ट इस्तेमाल करके आप प्रिंट आर करा देंगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में की वैल्यू के थ्रू सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू में सबसे असेंडिंग मतलब सबसे छोटा क्या है 14 है, फिर 20 है, फिर 35, 45 है, तो ऐसे शो हो गया। और उसी एसोसिएटिव एरे को हमें डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, वैल्यू से ही सॉर्ट करना है लेकिन डिसेंडिंग में, तो ए आर सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए आर सॉर्ट डाल करके फिर प्रिंट आर करा देंगे तो वैल्यूज से ही हमारा डिसेंडिंग में होगा। तो सबसे पहले 45 वाला आएगा, फिर 35, 20, फिर 14। अब उसी एसोसिएटिव एरे को हम असेंडिंग में करेंगे लेकिन अब की से करेंगे, अब वैल्यू नहीं, अब की से। की मतलब पीटर, हैरी, जॉन, क्लार्क ऐसे करेंगे। तो उसके लिए हमें के सॉर्ट इस्तेमाल करना होगा। के सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो सबसे पहले नाम में जो है क्लर्क का नाम आएगा क्लैर्क, फिर उसके बाद हैरी, फिर जॉन, फिर पीटर, ठीक है। तो इस तरह से सॉर्ट हो गया ये। उसी एसोसिएटिव एरे को हमें डिसेंडिंग में करना है सॉर्ट, की से करना है सॉर्ट, मतलब पीटर, हैरी, जॉन, क्लैर्क ऐसे। तो के आर सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन के आर सॉर्ट फंक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट आर करा के फिर तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। और की के जैसे कि पीटर सबसे जो लास्ट यहाँ पे है पीटर है, फिर जे, जॉन, फिर हैरी, फिर क्लार्क, ठीक है। तो आई होप इस सॉर्टिंग आसान है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। पीएचपी में लूप्स काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप होती हैं। व्हाइल लूप क्या करता है, मतलब रन कर देगा कोड को, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेंगी तब तक रन करते रहेगा। डू व्हाइल क्या करता है, पहले तो एग्जीक्यूट कर देता है एक बार, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद कंडीशन सही है तो चलेगा, नहीं सही है तो नहीं चलेगा। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप में हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स दे देते हैं कि इतने टाइम्स तक कोड को चलाना है, तो वो वैल्यूज ट्रू होती जाएंगी तो चलते रहेगा, ठीक है। फॉर ईच लूप में क्या होता है, हमें एक एरे को अगर हमें रिपीट कराना है बार बार तो उसके लिए हम फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो while लूप सबसे पहला है, while लूप विल loops through a block of code as long as the condition specified in the while statements evaluate to true। जो भी कंडीशन हम डालेंगे वो अगर सही होती जा रही है तो एग्जीक्यूट होते जाएगा, लूप चलते जाएगा। जैसे कि आप इसका सिंटैक्स दे सकते हो, अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया 1 और वहाँ पे फिर हमने while लूप लगाया जिसमें लिखा कि हमें while जो $i है वो अगर लेस देन इक्वल टू 3 है और i प्लस प्लस लगा दिया हमने और प्रिंट करना है द नंबर इज, हमें स्टेटमेंट डाल दिया नंबर इज, फिर हमने कैटेनेशन डाला ऑपरेटर और उसके बाद फिर $i डॉट फिर br। तो इस तरह से अगर जितना कंडीशन ट्रू लेस देन 3 जितनी भी चीजें होंगी वो प्रिंट करते चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह डू वाइल लूप है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा एंड अगर फिर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं ट्रू है तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स देख सकते हो, जो भी है डू से स्टार्ट होता है, पहले वेरिएबल जो बनाना है बना दो, फिर डू से स्टार्ट होगा, उसमें जो कंडीशन डालनी है डाल दो, फिर ई को जो प्रिंट कराना है वो डाल दो, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर वाइल डालो और तब फिर उसमें कंडीशन जो डालनी है वो डाल दो, उसके बाद ये प्रिंट कर लेगा जो भी। डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप क्या है ये समझ लेते हैं। वाइल लूप डिफर्स फ्रॉम डू वाइल लूप इन वन इंपॉर्टेंट वे। पहला क्या है, विथ अ वाइल लूप द कंडीशन टू बी इवेल्युएटेड इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग। वाइल लूप में पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, अगर वो ट्रू है तो चलेगा, नहीं ट्रू है तो नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है कि पहले एक बार वो चल जाता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, अगर वो फिर सही है तो चलेगा, नहीं सही है तो फिर वो रुक जाता है। फॉर लूप क्या है, फॉर लूप रिपीट्स a block of code as long as certain condition is met। It is typically used to execute a block of certain number of times। इसमें क्या है कि 3 पैरामीटर्स होते हैं और उसके हिसाब से कंडीशन अगर मिलता चला गया तो कोड चलता चला जाएगा। और हम इसमें स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोड चलना है, ठीक है। तो 3 पैरामीटर में सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, मतलब इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल्स एंड इवैल्यूएटेड वंस अनकंडीशनली बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। कंडीशन पहला होता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच इटरेशन कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। कंडीशन इवैल्यूएट होगा, अगर ट्रू होता है तो कंटिन्यू होगा, अगर नहीं ट्रू होता है तो एंड हो जाएगा। तीसरा है इंक्रीमेंट, इट अपडेट्स द लूप काउंटर विद न्यू वैल्यू इट इवैल्यूएट इन ईच इटरेशन। अगर हमें चाहते हैं कि हम उसको और ज़्यादा बार इटरेट कराएं तो उसके लिए भी हम लास्ट में इंक्रीमेंट 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों को डिफाइन करना होता है तभी ये लूप काम करता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि फॉर यहाँ पे फॉर लूप के लिए फॉर हम इस्तेमाल करेंगे और फिर ब्रैकेट में हमने i इज इक्वल टू 1, फिर i जो भी लेस देन 3 है, फिर i प्लस प्लस, तीनों पैरामीटर इस्तेमाल कर दिया। मतलब पहला कि हमें स्टार्ट क्या करना है 1 से, दूसरा कंडीशन लगा दिया कि 3 से कम हो और तीसरा लगा दिया प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 2 बार मतलब इंक्रीजमेंट लगा दिया
और फिर हमने ये लूप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर ईच लूप में क्या होता है, यूज टू इटरेट ओवर एरेज, एरे के लिए करते हैं। फॉर ईच सिंटेक्स होता है इसका, और इसके अंदर हम जो भी एरेज हैं उसको एज ए वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कलर्स नाम का एक हमने वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर हमें एरे बना रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू। अब इसको हम फॉर ईच लूप इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे कलर्स एज ए वैल्यू और इको कर देंगे वैल्यू डॉट बी आर, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ग्रेड ग्रीन ब्लू प्रिंट होने लगेंगे। तो हमें फॉर ईच का जो भी काम है वो यही है कि आपको लूप्स के एरेज के अंदर अंदर इसको हम लोग इटरेट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर हीरो एरे नेम ईमेल जो भी डाल दिया उसने, फिर इसमें फॉर ईच लूप लगा करके सुपर हीरो एज ए की डाल दिया जो भी वैल्यूज हैं, तो जो भी प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर चीजें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं PHP फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस जो होते हैं कोड होते हैं, सेट ऑफ कोड्स होते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं। फंक्शन इज सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, उसको फंक्शंस बोलते हैं हम। उसका डेफिनेशन आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है, PHP इज ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरनल। अब यहाँ पे PHP के पास काफ़ी हजारों फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सर्टेन स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे कि गेट टाइप, प्रिंट, आर, वैर, डंप, str, लेन, ये भी चीज़ें हैं जो पहले से ही डिफाइंड फंक्शन है। मतलब स्पेसिफिक कोड फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोड होता है जिससे एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो हम करते हैं। और इनबिल्ट फंक्शंस काफ़ी सारी हैं PHP में, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होती हैं, मतलब फंक्शन हम खुद से भी बना सकते हैं। PHP के अंदर हम खुद से भी फंक्शन को बना सकते हैं और उसको अपने कोड के लिए यूज कर सकते हैं अपने कोड के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन, तो PHP में फंक्शंस एक तो हो गया बिल्ट इन फंक्शंस होती हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बिल्ट इन जो होती हैं पहले से ही बनी होती हैं स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, और यूजर डिफाइंड में हम खुद से फंक्शंस को बनाते हैं और उससे हम स्पेसिफिक टास्क करवा सकते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन के फायदे क्या क्या हैं, फंक्शन रिड्यूसेस द रिपीटेशन ऑफ कोड विद ए प्रोग्राम। फंक्शंस के फायदे ये हैं कि फंक्शन से हम कोड रिपीटेशन, अब एक चीज हमें बनानी है उसके लिए हमने एक बार कोड लिख दिया, अब वही चीज हमें बार बार अगर इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट में तो उसके लिए हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे ना, हम वहाँ पे फंक्शन बना लेंगे उसका, ठीक है, और उसी फंक्शन को बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो इससे रिपीटेशन ऑफ कोड जो है कम हो जाएगा। फंक्शन मेक्स द कोड मच इजियर टू मेंटेन, इससे आसानी से मेंटेन रहेगा कोड हमारा। फंक्शन मेक्स इट इजियर टू एलिमिनेट एरर, इससे एरर भी कम होगा बिकॉज ज़्यादा टाइप नहीं करना होगा बार बार, उतना सारा कोड सिर्फ फंक्शन से काम चला सकेंगे हम, तो एरर भी कम होगा। फंक्शन कैन बी रीयूज इन अदर एप्लीकेशंस, और उसको हम अदर एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस के एडवांटेजेस हो गए, ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फंक्शंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो इन्वोक करना है फंक्शन को। द बेसिक सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ए कस्टम फंक्शन कैन बी गिवन विद फंक्शन, फंक्शन नेम, ब्रैकेट में जो भी डालना है डाल दो, जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो डाल दो, ऐसे हो गया। जैसे कि हम फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का नाम दे दिया व्हाट इज टुडे, फिर हमने ब्रैकेट डाल के फिर जो प्रिंट कराना है टुडे इज जो भी है कैनकेटेनेशन डेट डाल करके आई लाइक फिर एम के टाइम डाल दिया। तो इससे हमारा व्हाट इज टुडे जब हम टाइप करेंगे तो हम ये हमारा टुडेज जो भी डेट होगा और आज का टाइम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया व्हाट इज टुडे नाम से। अब हम जब भी इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अपने कोड में, प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा टुडेज, जो डेट होगा वो और टाइम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जब भी हमें ऐसा करना होगा तो आसानी रहेगा, बार बार इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। फंक्शन विथ पैरामीटर, हम फंक्शन में पैरामीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे गेट सम का पैरामीटर, जैसे फंक्शन डाल दिया हमने, फिर गेट सम नाम से हमने एक और फंक्शन यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शन है वो पहले से जो बना हुआ फंक्शन है उसको लिया, num1 num2 वेरिएबल को लिया, एंड यहाँ पे जो सम है इज इक्वल टू num1 प्लस num2 डाल दिया और इको में डाल दिया सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो दोनों का नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप गेट सम डालोगे तो 10 और 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब हम जो भी नंबर डालेंगे तो उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा, पहले हमने सेट कर दिया ये चीजें। फंक्शन विथ ऑप्शनल पैरामीटर्स एंड डिफॉल्ट वैल्यूज, कुछ हमें ऑप्शनल पैरामीटर, बट हमें इतना डिफॉल्ट इतना ज़्यादा हाई लेवल में जाना नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। और रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, इसको भी आप छोड़ दो बिकॉज सेम चीज़ें हैं, फंक्शन बना के आप कुछ भी डाल रहे हो और उसका वैल्यू रिटर्न कराना है तो करा सकते हो, बिल्कुल आसानी से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पासिंग आर्गूमेंट्स टू फंक्शन बाय रेफरेंस, आर्गूमेंट भी पास करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं इस फंक्शन को। अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल स्कोप, ठीक है। अब आता है वेरिएबल, जो हमने पढ़ा था तो उसमें अब वेरिएबल स्कोप का भी एक टर्म आता है।
अब क्या होता है, हाउएवर यू हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल्स एनीवेयर इन पीएचपी, पीएचपी में आपने कभी कोई वेरिएबल बना दिया, बट द लोकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल्स विजिबिलिटी विद इन द पीएचपी प्रोग्राम। अब जैसे कि हमने उसके लोकेशन पे उसकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, उसी को बोला जाता है वेरिएबल स्पेस। दिस एक्सेसिबिलिटी इज नोन एज वेरिएबल स्पेस। मैं समझाता हूँ अच्छे से ही होता क्या है। जैसे कि दो टाइप के होते हैं वेरिएबल, एक लोकल और एक ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, और एक स्टैटिक होता है, तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो किसी फंक्शन के अंदर आप क्रिएट करोगे, जैसे कि ये फंक्शन है, इसके अंदर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, ग्रीट, ठीक है। तो इसी फंक्शन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर में इसका इस्तेमाल आउटपुट नहीं आ पाएगा। और भाई तो इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल स्कोप, ठीक है। और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के बाहर बनाते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन डिफाइन करने से पहले ही हमने बना लिया था, बाहर में ही बना लिया था, यहाँ पे ग्रीट नाम का वेरिएबल। तो इसको हम बाहर में ही इस्तेमाल कर पाएंगे, इस फंक्शन डिफाइन के अंदर हम इसे नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम कोई वेरिएबल बाहर बना रहे हैं तो हम उसको किसी फंक्शन के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको बाहर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कोई, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और अगर लोकल वेरिएबल है मतलब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर ही चला सकते हैं, बाहर नहीं चलेगा वो, तो वो लोकल वेरिएबल हो गया। और स्टैटिक वेरिएबल हो गया। और एक स्टैटिक वेरिएबल भी होता है जो, उसमें क्या होता है कि उसमें होता है कि वो आपको लोकल वेरिएबल ही होता है, बट क्योंकि जब लोकल वेरिएबल्स हम ये बनाते हैं, उसमें होता क्या है कि जब वो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो हम एक बार इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जब हम लोकल वेरिएबल बना रहे होंगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू ना खत्म होगी, ऐसा बनाते हैं, तो उसके लिए स्टैटिक, उसको बोला जाता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। और होता है क्रिएटिव रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अंटिल ए कंडीशन सेटिस्फाइड। फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन ऑफन यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो ये हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ पीएचपी मैथ ऑपरेशंस देखने वाले हैं, जैसे कि प्लस माइनस, जो भी हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स अर्थमेटिक वाला, तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करोगे। इको +3 तो 10 आ जाएगा, -2 5 आ जाएगा, स्टार 2 14 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 तो जो क्वोशंट होगा वो आ जाएगा, और मॉडुलस लगाओगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप देख सकते हो, काफ़ी कैलकुलेशंस दी गई हैं जिसको आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 8 + 10 हो गया, और यहाँ पे डिवाइड बाई 4 - 2 ऐसे है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 4 को या फिर पहले माइनस करोगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें आप देख सकते हो कि आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 में से 2 करोगे आप माइनस तो 0.5 आएगा, और 0.5 को 8 से जोड़ोगे तो 8.5 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हो रहा है यहाँ पे। और वही यहाँ पे देखा जाए, जो 18 आउटपुट है उसका देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 से 10 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80, और 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20, 20 में -2 करोगे तो 18, तो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जो है ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे उसके बाद डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है उसके बाद। तो यहाँ पे जो है कुछ ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है, ये जो टॉपिक है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, वो याद रखना जरूरी होगा, जिससे कि ऑपरेशन करते टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सा हमें पहले ऑपरेट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे अगर हम पहले डिवाइड कर देंगे तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो 5 हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20, और +5 25 आ जाएगा, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे अगर पहले मल्टीप्लाई करते 4 10 जा 40, 40 को 2 से डिवाइड करते तो 20 +5 25 दोनों में ही आ जा रहा है। तो कन्फ्यूजन है कि भाई अब इस ये केस जो है, इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर ले या फिर पहले डिवाइड कर ले, दोनों केस में आउटपुट सेम आएगा। लेकिन ऐसे इस केस में सेम नहीं आएंगे ना, इस केस में दूसरा हो जाएगा आउटपुट। तो उसके लिए प्रेसिडेंस होता है, ऑर्डर होता है ऑपरेटर्स का, कौन सबसे पहले ऑपरेटर होगा कौन बाद में, उसको हमें जस्ट देखने ही वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते और फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि ABS फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। ABS से आप चेक करेंगे कि जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, इंटीजर है, क्या चीज़ है। तो आप इको ABS यहाँ पे जो भी टाइप का दो नंबर वो दिखा देगा, इंटीजर है बता देगा, I mean फिर -5 इंटीजर, फिर 4.2 है तो ये बता देगा यस फ्लोट है। तो ABS जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। राउंड अ फ्रैक्शनल अप और डाउन,
अब अगर आपको राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है, जैसे अप करना है राउंड, तो सील फंक्शन CEIL है, इसको 4.2 करोगे तो डायरेक्टली 5 कर देगा, इसको 9.99 को 10 कर देगा। और वहीं अगर फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो 4.2 को डाउन करके 4 कर देगा, 9.99 को डाउन करके 9 कर देगा। तो ये दोनों फंक्शंस हो गए। स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन इस्तेमाल करो और यहाँ पे 9 डाल दो तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल देगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसी तरह यहाँ पे डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना है तो DECBIN इस फंक्शन का यूज करेंगे और 2 लिख देंगे, मतलब जिसको कन्वर्ट करना है तो 2 को कन्वर्ट करना है तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 10 हो जाएगा इसका बाइनरी। अगर और बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो बाइंडेक 10 को कर दो, या फिर जो भी बाइनरी डिजिट्स हैं वो लिख दो यहाँ पे, तो वो आउटपुट कर देगा उसका डेसिमल में, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में डालना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो आप जो भी डेसिमल नंबर है वो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डेक हेक्स फंक्शन इस्तेमाल करो तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा उसका हेक्साडेसिमल में। अगर आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में लाना है तो जो भी आउटपुट है यहाँ पे हेक्स डेक हो जाएगा, हेक्स डेक फंक्शन इस्तेमाल करोगे और जो भी हेक्साडेसिमल टर्म लिखोगे तो उसका आउटपुट डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑक्टल से नंबर भी, जो भी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो फिलहाल ये सब तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट क्या भरोसा, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो कोई देखा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं 1-2 नंबर के, डेट्स वाई आप इसको देख लो एक बार। तो अब हम PHP ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अभी अब मैंने डिस्कस किया आपसे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट रिफ्लेक्ट द कन्वेंशंस अबाउट विच प्रोसीड्यूर्स टू परफॉर्म द फर्स्ट इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे कि ऑपरेशंस हो रही हैं, एक एक्सप्रेशन में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं और उसमें पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया जाए ये कौन डिफाइन करेगा। इसके लिए ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस लाए गए, रूल्स लाए गए, जिससे कि ऑपरेटर्स को एक ऑर्डर दिया गया कि हाँ पहले ये ऑपरेट होगा फिर उसके बाद ये होगा। नहीं तो जैसे कि अगर 1 + 2 × 3 है, अगर इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करें, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर +1 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। और अगर ऐसे पहले हम 1 + 2 में एडिशन लगा दें और फिर मल्टीप्लिकेशन लगाए तो 9 हो जाएगा। तो ये सेम स्टेटमेंट है लेकिन दोनों तरीके से ऑपरेट हो सकता है ये। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे तो कोई सही ही नहीं हो पाता, फिर ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगाया गया, जिससे कि एक सेट ऑफ रूल्स लाया गया, जिससे कि ये किया गया क्लियर कि कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट होगा फिर कौन सा बाद में, जिससे कि ऐसी एरर्स ना आए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। उसके बाद उस रूल्स को भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक अनदर टर्म है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। वो क्या कहता है? ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज द डायरेक्शन इन विच एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हो, और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ये होता है कि अगर दो ऑपरेटर अगर सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो उस समय में क्या किया जाए। मान लो कि अगर आप ऑपरेटर आपने ऑर्डर दे दिया, अगर आपने किसी ऑपरेटर्स को किसी दो ऑपरेटर का सेम ऑर्डर आ गया और एक ही एक्सप्रेशन में वो दोनों ऑपरेटर आ गए, तो फिर पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? तो उसको दूर करने के लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लाया गया। इसमें क्या किया गया कि डायरेक्शन बता दिया गया कि हाँ अगर दोनों सेम है भाई, तो उस समय हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि वो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा या फिर राइट एसोसिएटिव। लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट होगा तो राइट से एग्जीक्यूशन होगा। तो जैसे कि $x = 10 है और $y = 20 है हमने, तो एसोसिएटिविटी ऑफ इज इक्वल टू ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट। तो इज इक्वल टू जो ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट है। मतलब यहाँ आप देख सकते हो x = राइट, तो लेफ्ट से राइट में एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है। तो अब ये जो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, हैंस लेफ्ट टू राइट, हैंस x will be 20। तो यहाँ पे अगर हम x = y प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? x will be 20 हो जाएगा, बिकॉज हमने इसको प्रिंट करा दिया तो y की वैल्यू जो है इसमें आ गई। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 5*2 है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो आप, एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक्सप्रेशन लिखा 15 - 5*2। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? 5*2 इवेल्युएट होगा, उसके बाद फिर वो माइनस होगा 15 से, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। और वहीं पे यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा दिए तो ऑटोमेटिकली पहले ये हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है। तो इसके लिए हमें जो प्रेसिडेंस टेबल है वो देख लेना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चले कि किसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। तो एक्सपोनेंशियल जो पावर होता है वो राइट टू लेफ्ट जाता है, उसका 24वां नंबर प्रेसिडेंस है, ठीक है। फिर बाकी सारे प्रेसिडेंस देख सकते हो आप। जो काम का है मैं वो देख लेता हूँ एक बार और आप भी उसे देख लेना।
ठीक है। इसे इज इक्वल टू है, डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, तो ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो और है लॉजिकल ऑपरेटर जितने भी हैं, एंड और एक्सोरियल राइट टू लेफ्ट है, और इनकी एसोसिएटिविटी ये है। और भी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हो। तो ये टेबल है, इसको ध्यान से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कौन सा कैसे है, बट हालांकि ये आपको बस डिफिनेशन और जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। उससे ज्यादा आपको ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और परसेंटेज तीनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है सेम है। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में तीनों वैल्यू अगर आ रही हैं तो भाई उसमें आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा उस समय, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा था, और यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक्सपोनेंशियल तीनों आ सकता है। तो उस समय क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आपको जाते हुए और एक्स मतलब सॉल्व करना है उसको, ठीक है। अब हम आते हैं पीएचपी गेट एंड पोस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम फॉर्म वगैरह HTML में पढ़े थे, उसमें हमने मेथड्स होते हैं फॉर्म में डेटा कलेक्ट करने का। पोस्ट और गेट मेथड से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, और जो गेट मेथड है वो डेटा जो है डायरेक्टली यूआरएल में सेंड होता है, और ये थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीजें होती हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग गेट मेथड। सिंस द डेटा सेंट बाय गेट मेथड आर डिस्प्लेड इन यूआरएल, इट इज पॉसिबल टू बुक मार्क द पेज विद स्पेसिफिक क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज। डेटा जो है दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए ये एक गुड साइन भी है कि आप उसको डिस्प्ले यूआरएल में बुक मार्क करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, वो जो चीजें हैं वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो वो एक सही भी है और एक तरह से गलत भी है, बिकॉज सेंसिटिव चीजें वहाँ पे आप नहीं डाल सकते। The get method is not suitable for passing sensitive information as such username and password, because these are fully visible in URL query as string as well as potentially stored in the client browser memory is visited page. तो सिक्योर नहीं है ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि बिकॉज द गेट मेथड असाइंस डेटा टू सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल, द लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको लेंथ भी लिमिटेड है। और फिर जो ये दोनों ही गेट और पोस्ट मेथड है वो दोनों ही सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं, ठीक है। फॉर्म में यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि फॉर्म में हमें अगर यूज करना है गेट और पोस्ट मेथड, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हम फॉर्म में मेथड इज इक्वल टू गेट एक्शन इज इक्वल टू जो भी पीएचपी का टाइप हमें डालना है वो डाल सकते हैं। तो मेथड इज इक्वल टू गेट या फिर पोस्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। पोस्ट मेथड है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने, ये मोस्ट सिक्योर है बिकॉज यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं होता है यूआरएल में, और देयर इज अ मच लार्जर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी पास्ड एंड कैन सेंड टेक्स्ट डाटा एज वेल एज बाइनरी डाटा। जबकि गेट वाले में सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स ही सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बाइनरी डाटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो विजिबल नहीं होता है, तो इसमें काफ़ी सेफ भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आता है रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट वेरिएबल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेरिएबल है जो कि फॉर्म के डाटा को कलेक्ट करता है, तो आपको आंसर देना होगा रिक्वेस्ट वेरिएबल है, जो कंटेन्स द बोथ गेट एंड पोस्ट एंड कलेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया आपको। बहुत डिटेल में मैंने नहीं समझाया, बट जितना समझा आई मीन जितना अभी के टाइम पे जानना जरूरी है, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो बताने के लिए, तो वो समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट एंड पोस्ट के बीच का डिफरेंस जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, वो जरूर आप पढ़ लेना बिकॉज वो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो एक बार मैं इसे भी देख सकते हैं आप, दो गेट एंड पोस्ट है, दोनों ही मेथड सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इन दोनों ही तरीकों से हम यूजर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिफरेंस मेनली बताने के लिए मैं इस वेबसाइट पे लाया हूँ, आपको यहाँ पे डिफरेंस सही से बताया हुआ है। तो यहाँ पे गेट क्या है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। डाटा सेंड इन गेट इज विजिबल इन यूआरएल, नॉट प्रिफर्ड फॉर सेंड सेंसिटिव डाटा। लिमिटेड लिमिटेशन है, डाटा 2000 कैरेक्टर का ही लिमिट है, सिर्फ सेंड कर सकते हो इतना ही डाटा। इन गेट यू कैन सेंड इन्फॉर्मेशन इन 2 ways, थ्रू यूआरएल और थ्रू फॉर्म, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और दूसरी बात है पोस्ट। पोस्ट भी क्या है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन इसमें डेटा सेंड इन पोस्ट इज नॉट विजिबल इन यूआरएल। ये प्रेफरेबल है फॉर सेंड सेंसिटिव डेटा, और इसमें कोई लिमिट नहीं डेटा का। और इन पोस्ट यू कैन सेंड द इन्फॉर्मेशन टू सर्वर इन वन वे, डेट इज फॉर्म। इसमें सिर्फ फॉर्म के थ्रू ही सबमिट कर सकते हैं। तो ये पांचों डिफरेंस याद रख लेना, और गेट और पोस्ट के बीच में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है।
अब एक PHP में टॉपिक रह गया था टाइप कास्टिंग, उसको समझ लेते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग अलाउज यू टू कन्वर्ट ए वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अनदर। एक टाइप के वैल्यू को दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। टू कास्ट ए वैल्यू यू यूज द फॉलोइंग कास्टिंग ऑपरेटर। तो एरे ऑपरेटर से हम एरे में कास्ट कर सकते हैं, बुलियन से बुलियन में कास्ट कर सकते हैं, इंटीजर से इंटीजर में, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, फ्लोट से फ्लोट में, और स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में। मतलब ये ऑपरेटर्स हैं और इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कास्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तो समझ में, अगर आपको इंटीजर में कास्ट करना है, अब तो भले ही यहाँ पे 12.5 जो इंटीजर नहीं है, वो एक फ्लोट है, लेकिन अगर हम उसे इंटीजर में बदलना चाहते हैं तो इंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और जो भी फ्लोट वैल्यू है लिख देंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देगा आपको इसको इंटीजर में। तो यहाँ पे 12 आ गया इसका आउटपुट। उसी तरह इंट 12.1 को ये भी 12 आ गया, 12.9 है ये भी 12 आ गया, -12.9 है तो ये भी -12 आ गया। मतलब ये जो क्या है, जो भी हमने ये जो फ्लोट वाली वैल्यूज डाल रखी थी, उसको ये इंट फंक्शन का यूज करके, हमने इंट ऑपरेटर का यूज करके हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इनको, ठीक है। तो यही होता है टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप हाई लिख रहे हो, ठीक है, और वहां पे इंट से चाह रहे हो इसको बदल देना, तो यहाँ पे भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है हाई वर्ड जो है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से नहीं जाएगा इंटीजर में, ठीक है। इंट 100 USD है तो इसको कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज USD को हटा देगा और 100 डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से इंटीजर में। और यहाँ पे भी कन्वर्ट हो ही गया, यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ पे हाई के बगल में कोई नंबर तो था नहीं, तो ये इसको इंटीजर में बनाना है तो 0 ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह कास्ट स्ट्रिंग जो है, अब जैसे कि यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू 100 है, तो स्ट्रिंग हमने यूज किया यहाँ पे और अमाउंट डॉट USD डाल दिया, तो यहाँ पे $USD यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग में भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कास्टिंग है, इसको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है और जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ही गए आपकी कैसे कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी कास्टिंग ऑपरेटर्स हैं वो बता ही दिया, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आप एक देख लो, स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ा था, बट वहाँ पे एक छूट गया था मेरे से। स्ट्रिंग POS ये फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग के विद इन सर्च करता है स्पेसिफिक टेक्स्ट को, और उसको मैच फाउंड हो जाता है तो वो उस मैच के पहले पोजीशन को रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में हमने वर्ल्ड डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है इसका 6 आ रहा है, मतलब कि देख सकते हो हेलो वर्ल्ड HELLO वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का जो W है फर्स्ट कैरेक्टर है वो 6th पोजीशन पे आ रहा है, तो 6 रिटर्न हो गया। तो जो STRPOS जो है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग में स्पेसिफिक टेक्स्ट को काउंट करता है, आई मीन, और वो अगर फाउंड हो गया, मैच कर गया वो वर्ड, तो उस वर्ड के पहले कैरेक्टर के पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो हो गया। और STR रिप्लेस तो हमने पढ़ा ही था, तो ये तो क्लियर है। मैं वो चीज़ अब देख रहा हूँ जो छूटा हुआ है, क्योंकि सिलेबस मेरे हाथ में। फिर यहाँ पे आप ये देख लो, ग्लोबल हमने और स्टैटिक वाला पढ़ा था हमने, वेरिएबल का स्कोप। तो वहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग फंक्शन में बनाने के लिए, और स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए। तो ये मैं सिंटेक्स बताना भूल गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा आपको मैं एक प्रॉपर नोट्स दे दूंगा जो 43 पेजेस का, इसमें सारे चीज इंक्लूडेड हैं, तो वो मैं आपको दे दूंगा। आप उससे पढ़ लेना पूरा। बाकी जो मैंने सारा लगभग कवर कर दिया है, जिससे कि आप आराम से पास तो जरूर होगा एग्जाम में। बाकी और भी कुछ चीजें जो बची है वो अभी मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ, बाकी चीजें जो बची है देख करके सिलेबस से। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग सिलेबस में आ चुके हैं, और सिलेबस में इंट्रोडक्शन में हमने पूरा देख ही लिया। इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए, बेसिक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर टाइप्स भी हमने पढ़ ही लिया, कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पढ़ा दिया, कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ लिया, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ लिया, लूपिंग वगैरह भी पढ़ लिया, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल लूप, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है, ठीक है, आई मीन लूप को ब्रेक कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट, वो भी पढ़ लिया हमने। कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू करके रखता है। नेस्टेड लूप्स जो है वो हमने नहीं पढ़ा, और उतना अभी हार्ड जाना भी नहीं, बिकॉज अभी हमें जो चीज़ थी वो बेसिक्स देखनी थी। स्ट्रिंग्स में हमने स्ट्रिंग्स भी देख लिया, स्ट्रिंग फंक्शंस, STR वर्ड काउंट, STR STR पॉस, STR रिप्लेस, ये भी देख लिया। इको फंक्शन देख लिया, बाइंड टू हेक्स, हेक्स टू बाइंड देख लिया। ये हमने दोनों नहीं देखा है, इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरेज में हमने देख लिया, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल एरे, काउंट भी फंक्शन देख लिया ही हमने। इंडेक्स्ड एरे जो भी होता है वो देख लिया, लूप वगैरह। इसके अंदर का लूप हमने वो नहीं देखा है। और शॉर्ट फंक्शन तो देख ही लिया है, आर शॉर्ट, ए शॉर्ट, के शॉर्ट, AR शॉर्ट, KR शॉर्ट, ये सब हमने देख लिया। बस एक दो चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं, वो देख लेता हूँ, फिर एंड करते हैं।
यहाँ पे देख रहे हो लूप थ्रू इंडेक्स एरे, जो थोड़ा छूट गया था टॉपिक, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, टू लूप थ्रू द एंड प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ऑल इंडेक्स्ड एरे यूज ए फॉर लूप। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं एरेज के अंदर से प्रिंट कराने के लिए चीज़ें। तो जैसे कि HTML बॉडी PHP हमने एक एरे बना दिया, कार्स एरे, जो भी कार का नाम डाल दिया, फिर एरे लेंथ नाम का एक डाल दिया और काउंट कार्स करके डाल दिया। फिर हमने अब यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, और क्योंकि फॉर लूप लगा रहे हैं तो आपको सिंटेक्स पता ही है, 3 टाइप में होता है इसका। x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होगा। फिर इसकी कंडीशन ये है कि लेस देन स्टार लेंथ होना चाहिए, लेस देन AR लेंथ जो हमने काउंट करने के लिए यहाँ डाल ही दिया है वो, और फिर तीसरा है कि उसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए। इस फंक्शन को डाल दिया तो हमने फिर इको करा दिया। तो यहाँ पे हमें कहने का मतलब ओवरऑल ये समझ लो कि यहाँ फॉर लूप का इस्तेमाल हो रहा है इस इंडेक्स्ड एरे में हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से। तो हमने कार नाम का यहाँ वेरिएबल बनाया जिसमें एरे हमें बना दिया इसको। फिर हमने एक AR लेंथ करके वेरिएबल बनाया जिसमें हमने काउंट कर लिया इस कार्स वेरिएबल को, ठीक है, काउंट कर लिया। फिर लूप लगाया जिसमें हमने स्टार्ट किया 0 से और कंडीशन लगा दिया कि ग्रेटर देन AR लेंथ, जो वेरिएबल है जो काउंट होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए लेंथ, और प्लस प्लस कर दिया हमने, 0 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब इंक्रीजमेंट। फिर इस इको को हमने कार जो है उसको इको कर दिया, वो प्रिंट होगा। फिर लाइन ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे कैसे होगा, वोल्वो BMW टोयोटा ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लूप्स का इस्तेमाल होता है एसोसिएटिव एरे में भी, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, सेम चीज़ें हुई हैं। सॉर्टिंग वगैरह मैंने बता ही दिया है, और फिर चीज़ें जो हैं वो सब लगभग हो चुकी हैं। अब कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो बाकी रह गई हूँ। फंक्शंस में PHP यूजर डिफाइंड फंक्शंस और फंक्शन आर्गुमेंट्स, ये सब चीज़ें हो गई हैं लगभग लगभग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना एंड कोड्स को एक बार चला लेना। एंड जो थ्योरेटिकल पोर्शंस जो हैं वो, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये PHP के क्वेश्चन पेपर है जो कि 75 मार्क्स की है, जो कि OB में थी, बट आएगा 25 मार्क्स का इस बार हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP वेरिएबल्स, जो कि मैंने करा ही दिया। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो भी वेरिएबल्स दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल है या नहीं, तो वो भी कर लोगे आसानी से। फिर ये छोटे छोटे जो है कोड्स लिख दिए हैं, इसका आउटपुट लिखना है, ये भी हो जाएगा। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, उनको आउटपुट लिखना है, ये हो जाएगा, बट वो थोड़ा आपका प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी बहुत आसान आसान भी है, जैसे कि ये देखो, ये कौन सा है, डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये देख सकते हो। तो ऑपरेटर के बेसिस पे भी कितने सारे आसान आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसा टफ नहीं आने वाला है, आसान आएगा। और ऑपरेटर्स वगैरह सब मैंने पढ़ाई दिया, तो उससे बन जाएगा, आप आसानी से पास से भी ज़्यादा अच्छा नंबर ले आओगे। फिर यहाँ पे लिस्ट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस, फंक्शंस के एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी होता है, टाइम कम लगता है, ये सब मैंने बता ही दिया, वो लिख दोगे आप, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिफरेंस बताना है, वो भी मैंने समझा दिया, वो भी लिख दोगे आप। फिर छोटा मोटा कोड है उसको आउटपुट करना है, एडवांटेज वो तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इवेल्युएट करना है, ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझाया है उसकी हेल्प से आप इसको आराम से इवेल्युएट कर पाओगे। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अपना कर पाओ तो ये हो सकता है। बाकी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिंग डाटा टाइप इन PHP, ये भी हो गया है आपका, ठीक है। डेटा टाइप सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप से ये सारा जो क्वेश्चन है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पे आउटपुट इसका पूछ रहा है तो इसका आउटपुट बिल्कुल आप बता दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये डॉलर में है तो ये एग्जीक्यूट हट जाएगा। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है तो 18 इसका आउटपुट हो जाएगा। आप चला के देख सकते हो PHP एडिटर में, तो बिल्कुल सही से आ जाएगा आउटपुट। उसके बाद एरे क्या होता है ये भी बताएंगे। तो थ्योरेटिकल जितने पोर्शन हैं वो तो आप अगर मेरे वीडियो देख लिए हो तो कर लोगे कवर, और कोड भी चला लोगे, सिंपल सिंपल ऑपरेटर ये सब पे जो आ गया चलाने वाला कोड तो वो भी चला लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।